चलिए, तो जीएस का सॉल्यूशन हो गया है ना। कैसे नंबर आ रहे जीएस में? कितने कम आ रहे हैं, कितने कम आ रहे हैं, कितने बन रहे हैं लगभग लगभग 24 के अराउंड? कितने, 40 में से 30 में से? अच्छा अच्छा। अब आपके, चलो अभी चेक नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने आप इसमें क्या आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेट नंबर 26। चल देखो, जो सेट नंबर 26 है, 26 का जो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का, वो है कुली बेगार प्रथा की उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1921 को हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? तो ये थोड़ा आसान प्रश्न था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बागेश्वर में। ठीक है, तो बागेश्वर में 13 जनवरी कब, 1921 को कुली बेगार के अगेंस्ट क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था। ठीक, अगर हम थोड़ा इसकी इतिहास में जाएं, इसकी हिस्ट्री में जाएं, तो हमें पता होना चाहिए कि जो कुली बेगार संबंधित जो लोगों ने शुरुआत करी थी, देखो 1918 में, कब, 1918 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की क्या होता है, एक सम्मेलन होता है। और कुमाऊं परिषद का जब सम्मेलन हुआ 1918 में, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो अध्यक्षता कौन कर रहा था? तारादत्त गैरोला जी कर रहे थे, तारादत्त गैरोला। और ये सम्मेलन कहाँ पे हो रहा था? तो सम्मेलन हो रहा था कहाँ पे आपका, हल्द्वानी में। जब ये सम्मेलन हो रहा था, तो इसी सम्मेलन में ये डिस्कशन किया गया कि कुमाऊं क्षेत्र में जो व्याप्त एक बहुत बड़ी जो सामाजिक समस्या है, वो कौन सी है? कुली बेगार है। कुली बेगार क्या है? तो अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ के लोगों को, ठीक है, यहाँ के लोगों से क्या करवाते थे, काम करवाते थे, और उस काम के बदले में उनको कुछ नहीं दिया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को काम के बदले कुछ नहीं दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बेगार बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बेगार कहा जाता है। तब कुमाऊं परिषद के नेताओं ने क्या किया कि इसी सम्मेलन में क्या किया कि कुली बेगार जो संबंधी, कुली बेगार संबंधी विरोधी प्रस्ताव को क्या किया, पारित किया। विरोधी प्रस्ताव को क्या किया, पारित किया। इन्होंने कहा कि अब हमारा लक्ष्य क्या है कि उत्तराखंड से कुली बेगार को क्या करना है, समाप्त करना है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि कुली बेगार संबंधी विरोधी प्रस्ताव को इस सम्मेलन में क्या कर दिया, पारित किया। और इन्होंने अंग्रेजों को अल्टीमेटम दिया कि अगर आपने 2 साल के अंदर कुली बेगार समाप्त नहीं किया, तो फिर हम क्या करेंगे, एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने 2 साल का अल्टीमेटम दिया था, तो साल आ गया 1920-21, है ना। जैसे ही 2 साल कंप्लीट हुए, और अभी तक भी अंग्रेजों ने क्या नहीं किया, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। फिर क्या होता है कि 1 जनवरी, कब टाइम आता है, 1 जनवरी 1921 ईस्वी। ठीक है, 1 जनवरी 1921 में क्या होता है कि बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, जो कुमाऊं परिषद के जो लोग थे और जो जनता थी, ये सभी लोग कहां पहुंच जाते हैं, बागेश्वर पहुंच जाते हैं। और जब ये बागेश्वर गए, तो बागेश्वर में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या है, चामी गांव। कौन सा गांव है, चामी गांव। और इसी चामी गांव में एक मंदिर है, कौन सा, उस मंदिर का नाम है हरवा देवता का मंदिर। कौन सा मंदिर है, हरवा देवता का मंदिर। हरवा देवता का मंदिर है। जैसे ये लोग चामी गांव में पहुंचे, और इन्होंने चामी गांव के लोगों को क्या किया, मोटिवेट किया। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे मंच से लोगों को क्या करने लगे, मोटिवेट करने लगे। और ये लोगों को कहने लगे कि हम क्यों बेगार करें, हम क्यों बेगार दें, या बिना पैसों के हम श्रम क्यों करें, ठीक है, या अंग्रेजों का काम क्यों करें, हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब तक हम खड़े नहीं होंगे इसके विरोध, तब तक अंग्रेज इस व्यवस्था को क्या नहीं करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे। तो इन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, और चामी गांव के लोग क्या हो गए, मोटिवेट हो गए। फिर उन्होंने कहा ऐसा तो काम नहीं चलेगा, है ना, एक काम करो, आपको क्या करना है, देवता को साक्षी मान करके क्या करना है, कसम खाना है कि आज के बाद हम क्या नहीं देंगे, कुली बेगार नहीं देंगे। तो फिर चामी गांव के लोग मोटिवेट हुए, और उन्होंने क्या किया, हरवा देवता के मंदिर में क्या करी, शपथ ली कि वो आज के बाद क्या नहीं लेंगे, कुली या बेगार, कुली बेगार नहीं करेंगे आज से। ठीक है, अब बद्रीदत्त पांडे ने कहा कि चलो आज हमने क्या किया, चामी गांव को मोटिवेट कर दिया, है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, उत्तराखंड के सभी गांवों को मोटिवेट करेंगे, और जब सब गांव मोटिवेट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद कोई व्यक्ति कुली बेगार पे जाएगा ही नहीं। और जब कोई व्यक्ति कुली बेगार पे जाएगा ही नहीं, तो ये जो व्यवस्था थी स्वतः क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, है ना। तो फिर ये ऐसे 1-2 गांव और गए। फिर इन्होंने सोचा कि यार ऐसे कब तक हम एक एक गांव जाते रहेंगे,
उत्तराखंड में तो इतने सारे गांव है ना, 10-15 हजार गांव, एक एक गांव जाते जाते तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना, है ना। ये तो कुली बेगार को समाप्त करने में तो पूरे 20-30 साल लग जाएंगे फिर इस हिसाब से, है ना। फिर कई गांव हो सकते हैं मोटिवेट हो, कई गांव हो सकते हैं ना हो मोटिवेट, कई सारी चीजें। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इनके दिमाग में एक बात चली कि इन्होंने सोचा कि बागेश्वर में ही कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ा मेला होता है नहीं होता है, ठीक है। कौन सा मेला होता है? उत्तरायणी मेला, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर बागेश्वर में क्या होता है, एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, और उसी मेले को क्या कहा जाता है? उत्तरायणी मेला कहा जाता है ना। तो जैसे इनके दिमाग में आया कि अभी 10-12 दिन के बाद यही बागेश्वर में उत्तरायणी मेला होने वाला है, और इसी मेले में गढ़वाल से भी लोग आते हैं और कुमाऊं से भी लोग आते हैं, और बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। 30-30, 40-40 हजार, 50-50 हजार लोग इस मेले में आते हैं, क्योंकि ये मेला क्या हुआ करता था, बहुत फेमस हुआ करता था। तो फिर इन्होंने सोचा कि गांव गांव जाने से बेटर है कि एक काम करते हैं कि जब लोग मेले में आएंगे उसी दिन लोगों को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, है ना। तो फिर देखो क्या हुआ, फिर जैसे इनकी प्लानिंग थी तो 13 और 14 जनवरी, ठीक है, जैसे ही मकर संक्रांति का दिन आया अर्थात उत्तरायणी मेले का दिन आया, वैसे ही सभी लोग कहाँ गए, बागेश्वर पहुंच गए, है ना। और जैसे ही बागेश्वर पहुंचे, ठीक है, तो फिर आपको मेले में कई सारी चीजें होती है ना। तो फिर उसी टाइम पे बद्रीदत्त पांडे जो है मंच पे पहुंच गए, और फिर से इन्होंने पूरी भीड़ को क्या क्या मोटिवेट किया। इन्होंने क्या, हम कुली क्यों दे, हम कुली बेगार क्यों करें, है ना, बिना पैसों के हम श्रम क्यों करें, ठीक है। तो फिर उन्होंने जैसे वहां पे मोटिवेट किया, तो फिर सभी लोग इस बात से मोटिवेट हो गए, और फिर सभी लोगों ने कसम खाई कि आज के बाद हम क्या नहीं देंगे, कुली बेगार नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा, कम से कम बद्रीदत्त पांडे इस टाइम में 40,000 लोगों को क्या कर रहे थे, इनका नेतृत्व कर रहे थे, यहाँ पे 40,000 लोगों को संबोधित कर रहे थे, है ना। तो एक साथ 40,000 लोगों को संबोधित करना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है। फिर जैसे इन्होंने बोला कि आज के बाद नहीं खाओ कसम, फिर इन्होंने बोला ठीक है, सब लोगों ने कसम खाई, पर इन्होंने कहा कि हमें एक और काम करना पड़ेगा कि जितने भी गांव के प्रधान लोग हैं सभी लोग क्या करो, जो कुली बेगार संबंधी जो रजिस्टर है उस रजिस्टर को लेके आओ, है ना। क्योंकि अगर वही रजिस्टर नहीं रहेगा तो फिर पता कैसे चलेगा नेक्स्ट नंबर किसका है, नेक्स्ट नंबर किसका है। क्योंकि प्रॉपर हर गांव में क्या हुआ करता था, रजिस्टर हुआ करता था कि अंग्रेज आएगा अगली बार किसका नंबर होगा, फिर अंग्रेज आएगा अगली बार किसका नंबर होगा, है ना। तो जब वही रजिस्टर हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, तो फिर कहां से पता चलेगा किसका नंबर था। तो अंग्रेज किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। तो इन्होंने सभी गांव के प्रधानों को बोला कि आओ और अपने यहाँ के रजिस्टर लेके आओ। और जब सभी प्रधान अपने यहाँ के रजिस्टर लेके आए तो इन्होंने क्या कर दिया, सरयू नदी में उन सभी रजिस्टरों को क्या कर दिया, बहा दिया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहीं पे कि कुली बेगार संबंधी, कुली बेगार संबंधी जो रजिस्टर थे, ठीक है, जो रजिस्टर थे उन रजिस्टरों को क्या कर दिया, सरयू नदी में बहा दिया, ठीक है। सरयू नदी में क्या कर दिया, बहा दिया, ठीक। फिर देखो लगातार आपके आंदोलन होते गए, और फाइनली बाद में अंग्रेज इतना परेशान हो गए कि उनको 1923 में कुली बेगार प्रथा को क्या करना पड़ा, उत्तराखंड में समाप्त करना पड़ा। तो ये प्रथा कब समाप्त हुई, 1923 ईस्वी। क्लियर है इतनी बात। चलो अगला प्रश्न है हमारे सामने, और ये क्वेश्चन है कि जून 1994 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण के विरोध में उत्तराखंड के किस नेता ने आमरण अनशन किया था। तो किसने किया था, हाँ, इंद्रमणि बडौनी जी के द्वारा किया गया था। इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और इंद्रमणि बडौनी को ही उत्तराखंड का गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, ठीक। सबसे पहले ये समझिए कि ये आपका क्यों लोग आरक्षण के विरोध आंदोलन कर रहे थे। क्या हमारे उत्तराखंड वालों को आरक्षण नहीं चाहिए था, चाहिए होगा ना, पर विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1994 में केंद्र सरकार के द्वारा एक नया आरक्षण क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो आरक्षण कौन सा था, ओबीसी आरक्षण। कौन सा था, ओबीसी आरक्षण। और ये ओबीसी आरक्षण कितना दिया गया था, 27%। जब ये आरक्षण उस टाइम पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया, तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आरक्षण दिया था ये था जाति के आधार पे, ठीक है। उस टाइम पे जो ओबीसी आरक्षण मिलता था वो किस आधार पे मिलता था, जाति के आधार पे मिलता था, है ना। अब समस्या ये थी हमारे क्षेत्र में, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे इस ओबीसी के अंदर बहुत कम जातियां आ रही थी, ना के बराबर जातियां आ रही थी, क्योंकि ओबीसी के अंदर वे जातियां शामिल की गई थी, ठीक है,
जो हमारे उत्तराखंड में नहीं रहती थी। हमारे उत्तराखंड में तो सही नहीं ऐसी जातियां, है ना, या बहुत कम थी। 27% आरक्षण है तो हमारे उत्तराखंड में ये पॉपुलेशन तो 1% भी नहीं थी, 1% जाति भी नहीं थी। यानी ओबीसी आरक्षण के अधीन जो जो जातियां आती थी ना, वो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ना के बराबर थी, मुश्किल से 2-4 जातियां। अब हमारे राज्य के लोगों ने बोला, उत्तराखंड के लोगों ने बोला कि यार ये कौन सी बात होगी, अगर आपको ओबीसी आरक्षण देना ही है तो आप क्षेत्र के आधार पे दो, जाति के आधार पे क्यों दे रहे? क्योंकि जाति के आधार पे ये आरक्षण का फायदा केवल और केवल किसको मिलेगा? मैदानी जिलों को मिलेगा। जो मैदानी क्षेत्र के क्या है जिले हैं, केवल उन्हीं को मिलेगा, है ना। तो इससे पर्वतों को तो कोई फायदा ही नहीं होगा, है ना। तो हम ऐसा आरक्षण का क्या करें? तो इसी आरक्षण के विरोध में हमारे राज्य के लोग क्या आगे, सबसे ज्यादा कौन आए थे उस टाइम पे? जो कॉलेज के छात्र लोग थे, छात्र नेता लोग थे। क्योंकि ये आरक्षण सबसे पहले कहाँ लागू होगा? कहाँ लागू होगा? कॉलेज में होगा, है ना, शैक्षिक में। जैसे आपको बीए में एडमिशन लेना है, एमए में एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आरक्षण वहीं दिया जाएगा। तो इसलिए कॉलेज के स्टूडेंट सबसे पहले इस आरक्षण के विरोध आगे थे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको, ये कौन थे? इंद्रमणि बडोनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत निम्न में से कौन से क्षेत्र ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर आते थे? तो बताओ कौन कौन से आते थे? क्या पौड़ी ब्रिटिश गढ़वाल के अंदर आता था? बिल्कुल आता था। क्या चमोली आता था? बिल्कुल आता था। क्या रुद्रप्रयाग आता था? तो ये भी बिल्कुल आता था। तो ध्यान रखना, जब 1815 में अंग्रेजों और सुदर्शन शाह के बीच में क्या हुई? संधि हुई। कौन सी? श्रीनगर की संधि, है ना। तो अंग्रेजों ने गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र जीत लिया था 1815 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि किसने बुलाया था? सुदर्शन शाह ने बुलाया था। तो फिर बाद में जैसे अंग्रेजों ने गढ़वाल जीत लिया तो एक बार अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, ये पूरा गढ़वाल ना सुदर्शन शाह को दे दिया था। फिर इसको बोला था कि युद्ध हट जाने के रूप में जो हमारा खर्च हुआ है आपको क्या करना है, वो पैसे वापस देने। शायद ऐसे था 6-7 लाख के अराउंड। सुदर्शन शाह उस टाइम पे क्या था? राजा तो था नहीं इतने सालों से, तो उसके पास कहां से इतना पैसा आता? तो पैसा तो दे नहीं पाया। फिर अंग्रेजों ने बोला ऐसा तो नहीं चलेगा, अब एक काम करते हैं, अगर तो पैसा देने में समर्थ नहीं है तो एक काम करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए? गढ़वाल की भूमि चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो ये हमारा पूरा क्या है, ये है हमारा उत्तराखंड, ठीक है, ये है उत्तराखंड, और इधर से यहाँ आपके कौन है? अंग्रेज है, ये तो है ही कौन सा? कुमाऊं कमिश्नरी। इधर कौन सा क्षेत्र था? गढ़वाल क्षेत्र था। अब अंग्रेजों ने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, अगर आप पैसे देने में समर्थ नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें गढ़वाल पे कब्जा करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि जो गढ़वाल क्षेत्र था इसको 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। 2 भागों में क्या कर दिया? बांट। 2 भागों में बांटने का जो आधार लिया वो लिया अलकनंदा नदी। अब इसने सुदर्शन शाह को ये कहा कि देखो एक काम करते हैं कि जो अलकनंदा का जो पूर्वी भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग पे कौन करेंगे राज? अंग्रेज राज करेंगे। और इस अलकनंदा का जो पश्चिम वाला भाग है, इस पे कौन राज करो? तुम राज करो। कौन से? कौन सा? सुदर्शन शाह, यानी जो परमार वंश का राजा था, ठीक है। तो उसी के बाद तो ये आपका टिहरी रियासत बनी। तो तब जाके सुदर्शन शाह ने जगह देखी, तब टिहरी उसको देखी, तब उसने बोला कि चलो मेरी राजधानी यही हो, ठीक। हालांकि देखो ये अलकनंदा नदी तो थी, लेकिन इधर आपकी एक और नदी है जिस नदी का नाम क्या है? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी का जो ये वाला क्षेत्र है जहां पे केदारनाथ है, इधर बद्रीनाथ, इस तरफ बद्रीनाथ आ जाएगा, ये क्षेत्र भी अंग्रेजों ने अपने पास ही रखा। वैसे तो अलकनंदा नदी आधार मानी हुई थी, लेकिन जानबूझकर ये क्षेत्र भी अपने पास ही रखा। क्यों रखा होगा? क्यों रखा होगा ये वाला क्षेत्र? मंदाकिनी नदी, वैसे तो ये था आधार अलकनंदा नदी, लेकिन मंदाकिनी नदी के इधर वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र भी अपने पास रख लिया। क्यों रखा? अरे क्योंकि वहां पे धाम है, केदारनाथ बद्रीनाथ धाम है ना, राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत होगा, पर्यटन का एक बहुत बड़ा स्रोत है ना। तो अंग्रेज ऑलरेडी क्या है? बहुत तेज है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये बड़ा डेवलप क्षेत्र है। और ये टिहरी उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र था वो डेवलप क्षेत्र नहीं था, है ना। तो कोई ऐसे स्थान मिलते आपको कोई खतरनाक वाले? ना, उस टाइम तो कोई भी नहीं था, है ना। तो अंग्रेजों ने सोचा चलो हमें इस स्थान का क्या करना, यहाँ से ना तो कोई रेवेन्यू होना ना कुछ होना, तो इससे बढ़िया है कि ये टिहरी के राजा को दे दे, ले रख ले, कोई नहीं, है ना। तूने मुझे बुलाया था तो एक काम कर, चलो इतना पार्ट तो रख ले, है ना। बाकी जो मेन है देखो, श्रीनगर राजधानी हुआ करती थी परमारों की, पौड़ी अच्छा एरिया हो गया आपका, रुद्रप्रयाग चमोली धाम है, यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर है, ये सारे एरिया अंग्रेजों ने अपने पास रख दिया, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है कि अलकनंदा से जो पूर्व का भाग है यहाँ क्या कहलाया? ब्रिटिश गढ़वाल कहलाया, और इससे इधर वाला क्या कहलाया? आपका टिहरी रियासत, ठीक है। कौन सा कहलाया? टिहरी रियासत कहलाया, ठीक है। तो देखो अब देखो रुद्रप्रयाग भी आ गया,
वरना रुद्रप्रयाग थोड़ी आता। अगर केवल ये वाले अलकनंदा मानते तो रुद्रप्रयाग नहीं आता, लेकिन उन्होंने मंदाकिनी मान लिया, है ना, क्योंकि मंदाकिनी लगभग लगभग रुद्रप्रयाग के बीचों बीच गुजरती। ठीक है, चलो जी। तो यहाँ पे पौड़ी हो जाएगा, चमोली, रुद्रप्रयाग, और बाकी उत्तरकाशी और टिहरी किसके अंदर आते थे? टिहरी रियासत के अंदर आते थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? 1 2 3 है कहीं? 1 2 3 सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 24 है, और प्रश्न है आपके सामने। चंद वंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, इसने कब चंद वंश की स्थापना की थी? तो देखो, ऐसा माना जाता है कि सोमचंद ने चंद वंश की जो नींव रखी थी वो 1020 से 1025 के बीच में रखी थी। 1020 से लेकर 1025 के बीच में रखी थी। हालांकि जो ये डेट है या जो ये ईयर है, इसकी कोई वैधता नहीं है, कोई ऐसा पर्टिकुलर एविडेंस नहीं है कि इसी टाइम पे इसने क्या करी होगी, चंद वंश की स्थापना करी होगी। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है ना। तो इतिहासकार ने, जैसे होता है ना, जोड़ तोड़ कर करके एक आइडिया लगा करके कि लगभग लगभग इसने इस टाइम पे क्या करी होगी, कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना करी होगी। ठीक है, तो कुमाऊं में चंद वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था? सोमचंद। ठीक है, और ये सोमचंद कहां से था? तो एक स्थान पड़ता है उत्तर प्रदेश में, झुंसी प्रयागराज में। ठीक है, तो ये भी एक बार यात्रा करने के लिए आया था, उत्तराखंड की, है ना, धामों की यात्रा करने के लिए आया था। और इसी दौरान ये कहाँ पहुंच गया? चंपावत पहुंच गया। और उस टाइम पे चंपावत का जो राजा था, उस राजा का भी क्या नहीं था, उस राजा का भी क्या थी, केवल एक बेटी थी और कोई पुत्र नहीं था। तो इसलिए ये भी उत्तराधिकारी की समस्या से जूझ रहा था कि मेरे आने के बाद उत्तराधिकारी कौन होगा। लव वैसे कहानी है जैसे गढ़वाल में परमारों की कहानी, है ना। तो इसकी क्या थी, केवल एक बेटी थी। अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो इसलिए जब झुंसी से ये आदमी आया तो ये इससे प्रभावित हुआ और इसने अपनी बेटी की शादी इससे करा दी, और चंपावत का जो राजपाट था वो इसको दे दिया, है ना। और जब सोमचंद राजा बना तो ध्यान रखना, इसने एक किले का भी निर्माण करवाया था। कौन सा किला था? राजबुंगा किला। राजबुंगा किला कौन सा किला था? राजबुंगा किला। और जब ये राजबुंगा किला बनाया तो इसने इस राजबुंगा किले की सिक्योरिटी के लिए इसने क्या किया कि 4 दरवाजे होते थे, जैसे मान लो ये किला है तो एक दरवाजा इसका यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, है ना। तो 4 दरवाजे थे किले में या महल में, 4 दरवाजे थे, और इन 4 दरवाजों की सिक्योरिटी का जिम्मा इसने 4 जातियों को दिया। और वो 4 जाति कौन कौन सी थी? तो एक थी कार्की, एक कौन सी थी? बोरा जाति के लोग, तीसरा कौन सा था? तड़ागी, और चौथी जाति कौन सी? चौधरी। ठीक है, तो इन 4 जातियों के लोगों को इस राज किले की या इस राजबुंगा किला की सिक्योरिटी का क्या दिया गया? जिम्मा दे दिया गया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, सरस्वती नदी का संबंध, ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र से। दूसरी बात है, गढ़वाल क्षेत्र में विशोर नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। तो ये बात भी सही है। गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में एक राम मंदिर है। ये बात भी सही है। ठीक है, वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा जाता था। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैदिक काल में नहीं, किसमें कहा जाता था? कौन से काल में कहा जाता था? महाभारत काल में। किसमें कहा जाता था? महाभारत काल में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? उत्तर कुरु कहा गया है। क्या कहा गया है? उत्तर कुरु कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 और 26वां प्रश्न है, चंद वंश के शासक कीर्ति चंद ने निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं स्थानों को विजित कर अपने साम्राज्य में मिलाए? कूट के माध्यम से सही विकल्प का हमें क्या करना है? चुनाव करना है। तो जरा करिए सही विकल्प का चुनाव। ठीक है, क्या कीर्ति चंद ने खगमरा कोट को जीता था? तो बिल्कुल जीता था। क्या सुंदरा कोट को जीता था? बिल्कुल। कोटा एंड कोटाली ये भी जीता था। इसके अलावा कैडोरा बोरारो ये सब जीते थे। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये सारे जो है कीर्ति चंद ने जीते थे। कीर्ति चंद के समय की बात करें तो ये इसने 1487 से लेकर के 1505 ईस्वी तक कुमाऊं की गद्दी पे क्या किया? राज किया। ठीक है, कीर्ति चंद भी अपने आप में एक प्रतापी राजा था। ठीक है, इसके अलावा कीर्ति चंद ने, जैसे आपका पाली पछाव वाला क्षेत्र है, पाली पछाव है, जैसे फलदा कोट है, ठीक है, फलदा कोट है, इसके अलावा जैसे कुश कटौली है,
कुश्य, कटौली है, ये सारे क्षेत्र भी किसने जीते थे? कीर्तिचंद ने जीते थे। और कीर्तिचंद इतना प्रतापी राजा था कि इसने गढ़वाल के राजा अजयपाल को भी हराया था। ठीक है, 1491 में इसने क्या किया? गढ़वाल पे अटैक किया और गढ़वाल में कौन सा? लोहावागढ़, लोहावागढ़ी को क्या कर दिया इसने? जीत लिया था। ठीक है, तो अजयपाल को हराया था इसने। तो जब कुमाऊं से लगातार अटैक होते थे तो तभी तो अजयपाल के दिमाग में आया कि यार राजधानी मुझे चेंज करनी चाहिए, क्योंकि चांदपुर गढ़ जो हुआ करता था वो कुमाऊं के बॉर्डर पे हुआ करता था। तो बार बार कुमाऊं क्षेत्र से क्या होते थे? अटैक होते थे। फिर बाद में अजयपाल ने सोचा मेरी राजधानी तो गलत जगह है, तो इसलिए बाद में उसने चांदपुर गढ़ से कहां शिफ्ट कर दी थी? देवलगढ़ शिफ्ट कर दी थी, है ना? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संगठन और संस्थापकों को सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमिलित करना है। पहली बात तो यह है कि देखो यहाँ पे उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सोबन सिंह जीना, तो यानी कि सही मिलान हो रखा है। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की बात करें तो देखो ये भी मिलान ठीक हो रखा है, बहादुर राम टमटा। उसके बाद अगर बात करें कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? पीसी जोशी ने। और गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने करी? सिरदेव सुमन जी ने करी। तो यानी कि 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कुछ और संगठन हैं जो हमारा पृथक राज्य आंदोलन को लेकर के थे, जो इसी टाइम पे बने थे। जैसे सबसे पहले देखो यहाँ पे, इसमें से पहले इनको देखना है, इनका ये कब इनकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने करी थी? सोबन सिंह जीना। यानी कि बीजेपी का क्या था? एक संगठन था जो राज्य की लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। कब हुई थी? 1994, 3 अप्रैल 1994 में हुई थी। उसके अलावा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की बात करें तो इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। और गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो आपको पता है 1936 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये बात हमें क्या रखनी है? याद रखनी है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और जैसे संगठन है इसी से संबंधित, थोड़ा इनको भी देख लेना। जैसे कौन कौन सा है? तो पहला एक संगठन लिखना, 1989 1989 में एक संगठन बना था और इस संगठन का नाम था उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था द्वारिका प्रसाद उनियाल। ठीक है, द्वारिका प्रसाद उनियाल। ठीक है, 1989 आते आते हमारे राज्य में बहुत सारे संगठन बन चुके थे जो पृथक राज्य की क्या लड़ रहे थे। अब इन संगठनों के द्वारा ये सोचा गया कि एक काम करते हैं ना, देखो हमारा उद्देश्य क्या है? एक जैसा है। सबका उद्देश्य क्या है? नया राज्य बनाना। तो जब सबका उद्देश्य एक जैसा है तो हम अलग अलग क्यों लड़ रहे हैं, है ना? एक काम करते, सब लोग एक साथ आ जाते, और जब सब लोग एक साथ आएंगे तो उससे ज्यादा भीड़ दिखेगी और अच्छे से प्लानिंग होगी, है ना? ज्यादा भीड़ दिखेगी तो आपकी बात क्या होगी? और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से क्या होगी? आपकी बात पहुंचाई जा सकती है ना? तो फिर सभी दलों ने ऐसा सोचा, एक काम करते, सब लोग एक मंच पे आ जाते, एक साथ आ जाते। तो इसीलिए उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। उसके बाद साल 1991 में, जनवरी 1991 में जो हमारे राज्य में कुछ जो वामपंथी लोग थे, ठीक है, इनके द्वारा भी एक संगठन बनाया गया और उसका नाम रखा गया उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। तो 1991 में कौन सा बना? उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। ऐसे ही 1994 में एक और संगठन बना, 1994 में, और इस संगठन का नाम था उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट। उत्तराखंड पीपल्स फ्रंट की क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, तो हर संगठन अपने अपने लेवल पे क्या कर रहा था? उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहा था। राइट, चल अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, पहला कथन है कि यह हॉलैंड की मूल निवासी थी। क्या हॉलैंड की मूल निवासी थी सरला बहन? नहीं, ये हॉलैंड की नहीं थी। कहां की थी? ये थी लंदन की। लंदन का मतलब कहां? इंग्लैंड। ठीक है, कहां की थी? इंग्लैंड की थी। ठीक, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन मिल गया, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी।
देखो आपका समय बच गया 3 मिनट का, है ना। तो जब आपको पहले में ही आंसर मिल गया तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये हॉलैंड की क्या थी, मूल वो थी। दूसरा ऑप्शन है इनका पूर्ण नाम हैलामान था, क्या ये बात सही है, क्या ये बात सही है, तो बिल्कुल सही है। फुल पूरे नाम की बात करें तो कैथरीन मैरी, क्या था इनका नाम, कैथरीन मैरी हैलामन, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी, तो ये बात भी अपने आप में क्या है, बिल्कुल सही है। और इसी आश्रम के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो गांव की महिलाएं थी, इन महिलाओं को स्वरोजगार देने का काम भी किया, और इसके अलावा महिलाओं को स्वतंत्रता के प्रति, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रति लोगों को क्या किया, इन्होंने उत्साहित किया या प्रोत्साहित किया, राइट। चलिए अगला है कि इन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन की शिक्षा के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो ये तो सेम बात होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही था प्रश्न के हिसाब से, आपका पहला वाला कि यह हॉलैंड की मूल निवासी थी, ये गलत था, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। तो जो सल्ला बेन थी वो किसकी शिष्या थी, गांधी जी की शिष्या थी ना, है ना। हाँ चलो जी अगला प्रश्न देखो, विकल्प ए को विकल्प 2 से सुमेलित करना है, जिला को हमें विकास खंड से मिलान करना है। सबसे पहले देहरादून, देहरादून में कौन सा जिला है, बताओ कौन सा जिला है, तो कालसी खंड, क्या कालसी देहरादून में आता है, तो बिल्कुल आता है, जौनसार वाला क्षेत्र पड़ता है। उधम सिंह नगर में कौन सा आता है, काशीपुर। बागेश्वर में आपका कौन सा हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा। और टिहरी गढ़वाल में आपका कौन सा हो जाएगा, जौनपुर हो जाएगा। बाकी आप मिलान कर सकते हैं, 1 का 2, 2 का 1, और बाकी आपका सेम हो जाएगा। देखो 1 का 2, 2 का 1, तो 1 का 2, 2 का 1, और फिर बागेश्वर गरुड़, अच्छा कौन सा मिल रहा है, डी वाला मिल रहा, अच्छा हाँ 3 और 4, हाँ ठीक है, 3 का 3 और 4 का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो विकास खंडों की बात करें तो देहरादून में और विकास खंड भी है, जैसे कौन कौन से हैं। अच्छा देहरादून में कुल कितने विकास खंड है, कितने, 6 विकास खंड है, कितने, 6 विकास खंड है। देखो एक तो आपका कालसी खंड तो हो ही गया, एक विकास खंड है आपका कौन सा, चक्राता। अगर हम उधर से नीचे की तरफ आए तो एक चक्राता हो जाएगा, जौनसार से नीचे की तरफ आ जाओ चक्राता। उसके बाद आपका कौन सा हो गया, विकास नगर। उसके बाद कौन सा हो गया, विकास नगर। विकास नगर के बाद आपका कौन सा हो जाएगा, सहसपुर हो जाएगा। सहसपुर के अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, डोईवाला। डोईवाला के अलावा आपका कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा आपका रायपुर। तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो देहरादून में कुल कितने विकास खंड है, 6 विकास खंड है। उसके अलावा उधम सिंह नगर में बात करें तो उधम सिंह नगर में कितने विकास खंड है, तो यहाँ 7, और ये 7 कौन कौन से हैं, तो देखो एक काशीपुर हो गया, एक हो गया आपका गदरपुर, ठीक है, एक हो गया आपका बाजपुर, ठीक है, काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर हो गया। एक आपका कौन सा हो गया, रुद्रपुर हो गया। इसके अलावा आपका एक सितारगंज हो गया, एक आपका कौन सा हो गया, सितारगंज, और एक हो गया आपका खटीमा, ठीक है। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो एक कौन छोटा आपका है ना, एक छोटा आपका जसपुर, एक छोटा जसपुर। और जो नानक मत है वो ध्यान रखना, वो विधानसभा सीट है, ठीक है, एसटी के लिए रिजर्व की गई। उसके अलावा अगर बागेश्वर की बात करें तो देखो बागेश्वर में एक तो गरुड़ है, एक स्वयं बागेश्वर है, और एक आपका कौन सा है, कपकोट है। एक कौन सा है, कपकोट है। तो बागेश्वर में कुल कितना है, 3 विकास खंड है। टेहरी गढ़वाल की बात करें तो टेहरी गढ़वाल में कितने विकास खंड है, तो टेहरी में 9 विकास खंड, कितने, 9 विकास खंड। एक आपका जौनपुर हो गया, एक आपका प्रताप नगर हो गया, एक आपका नरेंद्र नगर हो गया, ठीक है, एक आपका कौन सा हो गया, चंबा हो गया, एक हो गया, एक हो जाएगा आपका कौन सा, थौलधार हो गया, कौन सा हो जाएगा, थौलधार हो गया। एक हो जाएगा आपका हिंडोला खाल, कौन सा हो जाएगा, हिंडोला खाल। तो काउंट करिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए ना। तो 6 के अलावा देखो एक हो गया आपका कीर्तिनगर, ठीक है, एक हो गया आपका कीर्तिनगर, एक हो गया आपका कीर्तिनगर, एक हो गया आपका भिलंगना, ठीक है, एक हो गया कौन सा, भिलंगना, और एक लास्ट है आपका जाखनी, ठीक है, कौन सा है, जाखनी, जाखनी धार सुना होगा आपने, ठीक है। चलो जी, तो ये आपके विकास खंड है प्रमुख रूप से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी, तो ये सभी को पता है कौन है, विजया बर्थवाल जी है, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है,
विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ उत्तराखंड द एरिया अबव हाउ मेनी मीटर्स ऑफ द हाई हिमालयस इज ऑलवेज। तो देखो ये बताओ कितने मीटर ऊंचाई से अधिक हमेशा हिमाच्छादित रहता है, कितना मीटर, यानी जिसके बाद हमेशा बर्फ रहेगी, वहां की बर्फ कभी नहीं पिघलती, वहां की बर्फ है कितने मीटर? अच्छा 3000 मीटर नहीं, 4000 मीटर। देखो ये तो थोड़ा सा वैसे भी कर सकते थे ना इस प्रश्न को। देखो 2500 मीटर तो हो नहीं सकता कि हमेशा ही बर्फ रहे, 2500 मीटर होता ही कितने, आपका जो मसूरी है वो लगभग 2500 मीटर, तो क्या 2500 मीटर मसूरी में हमेशा बर्फ रहती है? ये पिघलती नहीं मसूरी की बर्फ। 3000 मीटर, अब जब 2500 में नहीं 3000 कितना होगा, तो थोड़ा 500 मीटर। मसूरी से भी तो ऊपर के पहाड़ हैं और ठीक जहां बर्फ टिकती नहीं है ना, या बर्फ परमानेंट नहीं रहती है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता था, ये थोड़ा दिमाग से हो सकता था 4000 मीटर, है ना, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर आपकी बर्फ लगभग नहीं पिघलेगी। 3500 मीटर के बाद आप ये मान के चलिए लगभग क्या होती है, परमानेंट बर्फ होती है, ठीक है, या एक तरीके से आप इसको हिम रेखा भी कह सकते हैं। चलिए जी अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करने आपको। राज्य क्षेत्र को कुमाऊं गढ़वाल हिमालय भी कहा जाता है, कि ये बात सही है? क्या हमारी राज्य को गढ़वाल कुमाऊं हिमालय कहते हैं? तो बिल्कुल कहते हैं। जब हम ज्योग्राफी में हिमालय पढ़ते हैं तो हमने हिमालय को पश्चिम से पूर्व की ओर में कई भागों में बांटा है, जिसको हमने एक बोला क्या, कश्मीर हिमालय, एक हमने कहा पंजाब या हिमाचल हिमालय, उसके बाद हमने कहा एक कुमाऊं हिमालय जिसके अंदर पूरा उत्तराखंड आता है, फिर उसके बाद नेपाल हिमालय जिसमें पूरा नेपाल आ जाता है, फिर उसके बाद आपका कौन सा आता है, असम हिमालय आता है। तो ऐसे हमने 4-5 भागों में क्या कर रखा है, हिमालय को डिवाइड कर रखा है। तो हमारे वाले हिमालय को क्या कह सकते हैं हम, कुमाऊं गढ़वाल कह सकते हैं। तो बात बिल्कुल सही है। इस राज्य का क्षेत्रफल प्रदेश में, इस राज्य का क्षेत्रफल किस राज्य में, क्या लिखा है, इस राज्य का क्षेत्रफल, अच्छा इस राज्य का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश से अधिक है, ऐसा है? उत्तर प्रदेश से बड़ा दिखा कभी मैप में आपको उत्तराखंड? उत्तर प्रदेश से तो काट का उत्तराखंड बना है, तो बड़ा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये बात क्या होगी, गलत होगी, और इसके हिसाब से आपका देखो। उसके अलावा देखो, विद रेफरेंस टू इंडिया इज एरिया इन परसेंटेज, परसेंटेज के हिसाब से बताओ क्या उत्तराखंड का 1.69% है? तो बिल्कुल सही बात है, ठीक। अपने निर्माण क्रम में भारत का 27वां राज्य, क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है। तो देखो 1 सही, 3 सही, 4 सही, जो ऑप्शन है उसको सही कर दीजिएगा, 1, 3, 4 बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा देखो हिमालयी राज्यों के दृष्टिकोण से उत्तराखंड कौन सा राज्य है, कौन से नंबर का राज्य है, 11वां राज्य है। 11वां राज्य का मतलब है अंतिम हिमालय राज्य है जिसका निर्माण हुआ था। उसके बाद अभी तक किसी भी हिमालय राज्य का निर्माण नहीं हुआ है। उत्तराखंड के संदर्भ में ऊंटा जयंती व किंगरी बिंगरी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है तीन धुरा कहा जाता है, ठीक है। तो देखो ऊंटा जयंतिया वो किंगरी बिंगरी लगभग एक ही जगह है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, तीन धुरा भी कहा जाता है। ये तीनों के तीनों धुरा, धुरा का मतलब क्या था, पास। कुमाऊं क्षेत्र में दर्रा को ही क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धुरा कहा जाता है। और गढ़वाल में क्या कहते हैं, ला, बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये जो धुरा है ये कहां पर है, ये कहां पर है, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में अगर हम और दर्रों की बात करें तो देखो इधर आपका एक दर्रा आपको कौन सा है, मंछा, मंछा धुरा है, सुना होगा आपने, ठीक है। मंछा के अलावा आपके कई सारे जैसे बालचा धुरा है, कौन सा धुरा है, बालचा धुरा है, ठीक है। कौन सा धुरा है, बालचा धुरा हो जाएगा। बालचा धुरा के अलावा जो आपके और धुरा हैं उनमें कौन सा है, एक जैसे कौन सा है, लंपिया धुरा, कौन सा है, लंपिया, एक है लंपिया, एक है कौन सा, कौन सा हो जाएगा, लिपू लेक, लिपू लेक, और एक हो जाएगा दारमा नवी धुरा, दारमा नवी धुरा। ये कुछ ऐसे आपके दर्रे हैं जो पिथौरागढ़ को तिब्बत से क्या करता है, जोड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूं कि पिथौरागढ़ और चमोली को जोड़ने वाले कौन कौन से हैं, 12 होती है। उसके अलावा और कौन सा है, लातो धोरा है, कौन सा है, लातो धोरा है। इसके अलावा कौन सा है, मार्च योग है, ठीक है। और इसके अलावा कौन सा है, टोपी डूंगा। तो ये चमोली, इधर चमोली इधर पिथौरागढ़ है, तो चमोली पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला 12 होती, लातो धोरा, मार्च योग, टोपी डूंगा। इसके अलावा बात करें तो बागेश्वर को जोड़ने के लिए कौन सा धुरा है, ट्रेल पास, कौन सा है, ट्रेल पास। और वहीं चंपावत को जोड़ने के लिए कौन सा है, लास्पा धुरा, कौन सा है,
लास्पा धुरा। ठीक है, तो ये सारे हैं पिथौरागढ़ में स्थित प्रमुख आपके दर्रे। राइट, चलिए जी अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट द हाईएस्ट पीक्स आर रेस्पेक्टेबली, सर्वाधिक ऊंची चोटी के क्रम से आपको इनको लिखना है। देखो, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही बात है, 7,817 मीटर है, ये हमारे राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरा है कॉमेट, तो कॉमेट हमारे राज्य की दूसरी सबसे ऊंची क्या है, चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 7,756 मीटर। तीसरा है नंदा देवी ईस्ट, पूर्वी, तो इसका मतलब ये पश्चिम वाला था, तो पश्चिम वाला सबसे ऊंचा है, पूर्व वाला कितना है, इससे कम, तो ये कितना है, 74-34 मीटर है। और उसके बाद आता है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ की कितनी है, 71-40, यही है बद्रीनाथ की। तो क्या सीक्वेंस ठीक लग रहा है आपको, सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है, तो यानी कि ए ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। बाकी उत्तराखंड की जो हम चोटियों की बात करें, तो उत्तराखंड की जो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, बताया था लास्ट किसी न किसी सेट में तो आया था, जहां तो मैंने 10 कराए थे। हाँ, तो कौन सा है, तो बताओ नेक्स्ट कौन सा है, कौन सा है, अभिगमिन, नहीं पढ़ा है, अभिगमिन। और अभिगमिन की ऊंचाई कितनी है, 73-55 मीटर, कितनी है, 73-55 मीटर। उसके बाद अगला कौन सा है, माणा, ठीक है, और माणा की कितनी है, 72 ऐसे तो माणा की 72। माणा के बाद कौन सा है, माणा के बाद मुकुट है, फिर हरदेवल है, चौखंबा है, त्रिशूल है, फिर माणा सेकंड है, उसके अलावा सतोपंथ है। तो हमारे राज्य की क्या प्रमुख पर्वत चोटियां। नेक्स्ट है स्वर्गारोहिणी शिखर, उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है, बताओ किसमें है, तो ये ध्यान रखना है चमोली और उत्तरकाशी में संयुक्त रूप से। इसके अलावा देखो चमोली में अगर मैं कुछ पर्वतों की बात करूं, फेमस पर्वत को छोड़ करके कुछ ऐसे पर्वत हैं जो थोड़ा कभी कभी पेपर में, जैसे एक है कालका, एक कौन सा है, कालका पर्वत, कौन सा पर्वत है, कालका। एक पर्वत है आपका कौन सा, सरस्वती पर्वत, कौन सा है, सरस्वती। और एक आपका कौन सा है, नीलकंठ, कौन सा है, नीलकंठ। तो कालका हो जाएगा, सरस्वती हो गया, और आपका कौन सा हो जाएगा, नीलकंठ हो जाएगा। इसके अलावा अगर उत्तरकाशी में बात करें तो एक है आपका कौन सा, श्री कैलाश। उत्तरकाशी में अगर पर्टिकुलर उत्तरकाशी में बात करें तो एक कौन से, श्री कैलाश है। बाकी इसके अलावा आपने बंदर पूंछ सुना होगा, ठीक है, बंदर पूंछ हो गया, श्री कैलाश हो गया, और इसके अलावा भगीरथी पर्वत भी इधर ही है ना। इसके अलावा देखो अगर चमोली और पिथौरागढ़ में संयुक्त रूप से बोले, कहां पे, चमोली और पिथौरागढ़ में, चमोली और पिथौरागढ़ में अगर संयुक्त रूप से बोले तो एक पहाड़ है आपका कौन सा, ऋषि पहाड़, कौन सा है, ऋषि पहाड़। एक कौन सा है आपका, ऋषि पहाड़। और दूसरा जो पर्वत है वो है त्रिशूली, कौन सा है, त्रिशूली, ठीक है, दूसरा कौन सा आपका, त्रिशूली हो जाएगा। राइट, चलिए, तो एक आपका ऋषि पहाड़ चमोली पिथौरागढ़ में, और दूसरा कौन सा है, त्रिशूली। अगला प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है, बताओ बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है, तो ये गोमती नदी पर स्थित है, ठीक है, बैजनाथ धाम किस नदी पर स्थित है, गोमती। वहां पे आपका क्या है, एक गरुड़ गंगा भी आती है, गरुड़ गंगा और गोमती का जहां पे संगम है, उसी पवित्र संगम पे आपको कौन सा धाम है, बैजनाथ धाम। जब गोमती आगे बढ़ती है तो आगे बागेश्वर में यह है सरयू नदी के साथ मिल जाती है, और ऐसा माना जाता है कि एक पहले एक और नदी बहती थी, सरस्वती नदी, हालांकि वो क्या हो चुकी है, अदृश्य हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा काली नदी की बात करें तो काली नदी कहां से निकलती है, तो ये काला पानी लिपू लेक से निकलती है, राइट, काला पानी लिपू लेक से निकलती है। सरयू नदी की बात करें तो बागेश्वर में एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम क्या है, सरमूल, राइट। और ये काली नदी में कहां पे मिलती है, तो ये मिलती है पंचेश्वर में मिल जाती है। इसके अलावा बात करें ईस्टर्न रामगंगा की बात करें तो ये निकलती है कहां से, नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है, नामिक एंड पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है पिथौरागढ़ में। और ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सरयू की सहायक नदी है, और कहां पे मिलती है, रामेश्वर। सरयू में जो पूर्वी रामगंगा है ये रामेश्वर में मिल जाती है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, और ये प्रश्न कौन सा है, डूंगी पेंतोली आंदोलन, ठीक है, डूंगी पेंतोली आंदोलन।
अगर डोंगी पेंतोली आंदोलन की बात करें तो आप मुझे बताइए डोंगी पेंतोली आंदोलन कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था डोंगी पेंतोली आंदोलन? चमोली में हुआ था। ठीक है, चमोली में कब हुआ था? चमोली में कब हुआ था? तो चमोली में ये आंदोलन हुआ था 1980 में। कब हुआ था? तो जो डोंगी पेंतोली आंदोलन है ये आंदोलन 1980 में, कब? 1980 में यह आंदोलन चमोली में हुआ था। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मथुरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। राइट, किसके नेतृत्व में हुआ था? मथुरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। और क्यों हुआ था? तो बांझ काटने के विरोध में हुआ था। क्यों हुआ था? तो जो जिले के बांझ काटने के विरोध में इस आंदोलन को मथुरा देवी के नेतृत्व में चमोली में किया गया था। राइट, चलिए, तो डोंगी पेंतोली आंदोलन जो है बांझ काटने के विरोध में 1980 में चमोली में मथुरा देवी के नेतृत्व में किया गया था। वहीं इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी राज्य में चमोली में कुछ और आंदोलन भी हुए। जैसे आपका एक आंदोलन था, कौन सा? तो इस आंदोलन का नाम क्या था? जैसे एक आंदोलन कौन सा था आपका? मैती आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? मैती आंदोलन। और जो आपका मैती आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था? 1996 में, 1996 में हुआ था। कब हुआ था? 1996 में। और किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था कल्याण सिंह रावत के द्वारा। कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन में क्या होता था कि जनरली जितनी भी गांव की क्या है जो कुंवारी लड़कियां हैं, यानी कि जिनका क्या नहीं हुई, अभी शादी नहीं हुई, ठीक है, वो लड़की मिलके क्या होता था? एक समूह बनता था। और इसी समूह को क्या बोलते थे? मैती संगठन कहा जाता था। अब इनका काम ये था कि जिस लड़की की अब शादी होगी आने वाले टाइम में, जिसकी भी शादी होने वाली होगी, जो सबसे बड़ी होगी ना, ठीक है, उसको क्या किया जाता था? संगठन का अध्यक्ष चुना जाता था, है ना। और उसको क्या बोलते थे? दीदी बोलते थे। क्या बोलते थे? दीदी बोलते थे। तो जब भी दीदी की शादी होगी, तो जिस दिन दीदी की शादी होगी उस दिन एक पेड़ लगाया जाएगा, है ना। अब उस पेड़ की निगरानी करना, अब जैसे हम लगा देते ना पेड़, अब उसके बाद पेड़ कहाँ है क्या है पता ही नहीं चलता ना, ठीक है। लेकिन उस पेड़ की निगरानी करना उसके बाद उस मैती संगठन का क्या होता था? काम होता था, ठीक है। पेड़ किसी भी तरीके से सूखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों ने क्या लगाए? बहुत सारे क्या लगाए? पेड़ लगाए। ये अपने आप में एक ये अपने आप में क्या था? एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट केवल और केवल कहाँ हुआ? गढ़वाल में हुआ है, ये भारत में कहीं नहीं हुआ। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी, ठीक है। चलिए जी, इसके अलावा एक और आंदोलन हुआ था यही चमोली में, और उसका नाम था झपटो छीनो आंदोलन। और ये हुआ था कब? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। और ये भी कहां पे हुआ था? चमोली में हुआ था। झीनो छपटो आंदोलन कहां पे हुआ था? चमोली में हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? गोविंद सिंह रावत कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गोविंद सिंह रावत पे, ठीक है। ये क्यों कर रहे थे? तो इन लोगों का कहना था कि वनों पे हमारा क्या है? परंपरागत हक है। आज आपने यहाँ पे क्या बना दिया? ये जनरली वो वाला एरिया था जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क है ना, ठीक है, वो वाला क्षेत्र था। तो ग्रामीणों का कहना यह था कि आप अचानक एक दिन आ गए और आप कह रहे हैं कि आप जंगल नहीं काटेंगे, ये कौन सी बात होगी? ये हमारा क्या है? पारंपरिक हक है, ये हमारा अधिकार है, ठीक है। क्योंकि गांव की व्यवस्था बिना जंगल की क्या है? अधूरी है, ठीक है। तो फिर इन लोगों ने क्या कर दिया? चलो अटैक करो जंगल पे, राइट। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ना, है बारिश हो रही है? रुक गई, जाना ही है? अच्छा जाना है तो ठीक है, चलिए कोई। चलो इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। चंद्रप्रभा एतवाल नामक पर्वतारोही ने उत्तराखंड के किस बुग्याल को पर्यटन के मानचित्र पर लाए? बताओ किस पे लाए? कौन सा? दयारा बुग्याल। कहाँ है दयारा बुग्याल? तो दयारा बुग्याल है आपका कहाँ पे? उत्तरकाशी में। कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। दयारा बुग्याल की बात करें तो सबसे पहले इसको पर्यटन के मानचित्र पे कौन लेके आई थी? चंद्रप्रभा एतवाल लेके आई थी। इसका मतलब ये है कि पहली बार इसने बोला कि भाई वहां एक बुग्याल है ना, तो फिर धीरे धीरे लोग वहां जाना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। दयारा बुग्याल की खास बात यह है कि यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, और इस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है? बटर फेस्टिवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बटर फेस्टिवल कहा जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं? मक्खन की होली कहा जाता है। मक्खन की
होली कहा जाता है, या इसी को एक और शब्द दिया जाता है अठोड़ी उत्सव। कौन सा उत्सव? अठोड़ी उत्सव कहते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर बात करें देखो औली की, तो औली हमें पता है, औली जो है कहां पर स्थित है? चमोली में है। ये भी एक बुग्याल है और यहाँ पे भी क्या होता है? ये भी स्काइंग प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है। चलो जी, इसके अलावा अगर बात करें फूलों की घाटी, तो इसकी खोज हुई थी 1931 ईस्वी में। तो फूलों की घाटी की खोज कब हुई? 1931 ईस्वी में हुई। और 1931 ईस्वी में इसकी खोज किसने करी थी? फ्रैंक स्माइथ एंड होल्ड स्वॉर्थ के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा अगर बात करें जो वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये गंधमादन घाटी में स्थित है, ठीक है। कौन सा पर्वत है बताओ? कौन सा है? कौन सी घाटी है? अच्छा, गंधमादन नहीं, इसको गंधमादन कहते थे पुराणों में। भ्यूंडार घाटी में स्थित है। कौन सी घाटी में स्थित है? भ्यूंडार घाटी में स्थित है। और इसके अलावा किस पर्वत पे है? नर व गंधमादन पर्वत के बीच में। नर व गंधमादन पर्वत के बीच कौन सी घाटी में? भ्यूंडार घाटी में। इसीलिए फूलों की घाटी को भ्यूंडार घाटी भी कहा जाता है। फूलों की घाटी के अलावा ऐसे ही हमारे राज्य में एक दूसरी, जिसे बोलते हैं द्वितीय फूलों की घाटी, इसे कहा जाता है चिनाब घाटी को। क्या कहते हैं? चिनाब घाटी को राज्य की दूसरी फूलों की घाटी कहते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट है, राज्य में गंधक व माक्षिक खनिज की खोज सर्वप्रथम 1957 में किस जिले में की गई? तो कहां पे की गई थी? चमोली में की गई थी, ठीक है। गंधक की खोज सबसे पहले कहां पे की गई थी? चमोली में की गई थी। और चमोली में जिस स्थान पे इसकी खोज की गई थी, तो आपको ध्यान में रखना है, कहां पे रखना है कि नंद प्रयाग में, ठीक है। कहां पे की गई थी? नंद प्रयाग से पूर्व लगभग 51 किलोमीटर एक घाटी पड़ती है, जिस घाटी का नाम क्या है? रूप गंगा घाटी, ठीक है। रूप गंगा घाटी। और रूप गंगा घाटी में एक गांव है, उस गांव का नाम है सुदौला गांव। कौन सा गांव है? सुदौला गांव। सुदौला गांव में जहां पे मिला है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्फटिक शिलाएं। क्या बोलते हैं? स्फटिक शिला में मिला है। सबसे पहले यहाँ पे गंधक की खोज हुई थी हमारे राज्य में। बाकी कई जगह पे धीरे धीरे मिला। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो देहरादून का सहस्त्र धारा है, वहां के पानी में भी आपको क्या मिल जाता है? गंधक मिल जाता है। इसके अलावा देखो, अगर हम खनिज में ही बात करें, तो हमने पिछले पेपर में एक पढ़ा था, चूना पत्थर पढ़ा था ना। चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है देहरादून में, टिहरी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में और चमोली में, ठीक है। उच्च क्वालिटी का जो चूना मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? चूना पत्थर मिलता है वो कहाँ पे? देहरादून का बारकोट और जो मंदारम क्षेत्र है। इसके अलावा मसूरी में सख्त और क्रीम रंग का जो चूना पत्थर मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? मसूरी में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा देखो, पिछली पेपर में आया था कि चांदी कहाँ पे मिलता है? तो चांदी मिलता है अल्मोड़ा में, बस केवल अल्मोड़ा में मिलता है, बहुत ना के बराबर। सोना की बात करें तो सोना कहाँ पे मिलता है? तो आपने सुना होगा रामगंगा और शारदा नदी घाटियों में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो कौन सी है, पिंडर और अलकनंदा है, उसके बालों में भी छोटे छोटे कण मिल जाते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर टिन की बात करें, तो टिन कहाँ मिलता है उत्तराखंड में? तो टिन मिलता है केवल और केवल चमोली में मिलता है। केवल और केवल कहां पे मिलता है? चमोली में मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए। तो कौन सा पौधा हो जाएगा भाई? तो मिर्च का, ठीक है। तो अल्मोड़ा में एक 6.6 मीटर, क्योंकि मिर्च का जो पेड़ है वो इतना लंबा नहीं होता है, ठीक है। अब 6.6 मीटर की ऊंचाई का ये अपने आप में क्या बन गया? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बन गया है ना। पूरे विश्व में इससे लंबा मिर्च का पौधा आज तक हुआ ही नहीं है ना। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड बन गया मिर्च। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बोसी सेन थे। ध्यान रखना, बोसी सेन ने 1924 में इसकी स्थापना करी थी। कहां पे? कलकत्ता में करी थी, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? कोलकाता बोलते हैं। 1936 में पर्वतीय जो विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्था है, इसको कहां शिफ्ट किया गया था? अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया, और तब से ये अभी भी कहां पर है? अल्मोड़ा पे, राइट। चलिए, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? तो क्या है उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर? तो सबसे पहले देखो, उत्तराखंड में जो कुल साक्षरता है
वो कितनी है? तो उत्तराखंड में साक्षरता कुल कितनी? टोटल 78.82%। महिला पुरुष नहीं बोल रहा हूं, ओवरऑल। ओवरऑल कितनी है? 78.82%। इसमें से भी अगर मैं मेल की बात करूं, ठीक है, तो मेल की जो साक्षरता है वो कितनी है? वो है 87.4%। कितनी है? 87.4%। वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का परसेंट कितना है? 70% है। अर्थात उत्तराखंड में अगर 100 महिलाएं हैं, 100 में से 70 पढ़ी लिखी। अगर पुरुष को हम 100 मान लें तो 100 में से 87 पुरुष क्या है? पढ़े लिखे, राइट। इसके अलावा अगर हम देश में बात करें तो मेल के मामले में, पुरुष साक्षरता के मामले में हमारा स्थान है 13वां, राइट। और अगर फीमेल साक्षरता में बात करें तो कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। और ओवरऑल बात करें कि साक्षरता में हमारा नंबर कितना है, तो तब हमारा कितना है? 17वां नंबर है। कौन सा नंबर है? 17वां नंबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे राज्य में साक्षरता के दृष्टिकोण से कौन कौन से राज्य सबसे अग्रणी है? तो कौन कौन से? तो सबसे अधिक साक्षरता है देहरादून की, उसके बाद नैनीताल की, उसके बाद कहाँ की है? चमोली की है। चमोली की बात करें तो पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पिथौरागढ़। उसके अलावा पौड़ी गढ़वाल, और उसके अलावा आपका रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, ये शुरू के आपके 6 जिले क्या करने हैं? याद करने हैं। अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट है, वीर गति प्राप्त करने वालों को देवता जैसे सम्मान देने के लिए उनके परिवार वालों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? रणभूत नृत्य किया जाता है। रणभूत जो नृत्य होता है मुख्य रूप से टिहरी जिले में होता है रणभूत नृत्य। ठीक है, जो आपकी युद्ध भूमि में जो सैनिक शहीद हो जाता है, ठीक है, तो जब उसकी आत्मा किसी व्यक्ति पे आती है तो उसको फिर देवता के रूप में क्या किया जाता है? उसको नचाया जाता है। और इसी प्रकार को क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा नृत्य बोलते हैं? रणभूत नृत्य बोलते हैं। जैसे हमारे राज्य में, जैसे आपने सुना होगा माधो सिंह भंडारी, ठीक है, ऐसे आपके कफू चौहान हो गया, ऐसे आपके कई सारे और हैं, जैसे जीतू बगवाल हो गया, ठीक है, ऐसे कई सारे लोग हैं। ठीक, तो इसको क्या रणभूत नृत्य कहा जाता है। इसके बाद देखो आगे बात करेंगे, खुदाई पूजा के लिए उत्तराखंड का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो यह है आपका कालिका मंदिर। कोट की माई की बात करें तो यह मंदिर कहां पे है? यह आपका बागेश्वर में। ठीक है, होकरा देवी का मंदिर कहां पर है? तो यह पिथौरागढ़ में, मुंशारी के आसपास, राइट। चलो, गौरा देवी तो कोई मंदिर नहीं है ना, गौरा देवी तो कौन थी? आंदोलनकारी थी। चलो जी, अगला प्रश्न की बात करें, गढ़वाल क्षेत्र में वसंत ऋतु की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला श्रृंगारिक नृत्य, इसे कुमाऊं क्षेत्र में झूड़ा नृत्य भी कहा जाता है। तो कौन सा है आपका? चांचरी नृत्य है। वहीं अगर तांदी नृत्य की बात करें तो तांदी नृत्य आपका कहां पे होता है? रवाई व जौनसार क्षेत्र में होता है। कौन सा? जौनपुर क्षेत्र में। रवाई और जौनपुर क्षेत्र में जो होता है इसी को तांदी नृत्य कहा जाता है। भैला भैला जो नृत्य खेला जाता है ये दीपावली के अवसर पे खेला जाता है। इसके अलावा सरौ नृत्य की बात करें तो सरौ नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में किस शैली का है? युद्ध शैली का नृत्य है। और कहां पे होता है? गढ़वाल में होता है, गढ़वाल क्षेत्र में होता है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कृष्ण की लीलाओं पर चित्रण के लिए ख्याति प्राप्त है। तो किसे प्राप्त है? ये चैतू को ख्याति प्राप्त है। चैतू की अगर हम बात करें तो जो चैतू है, चैतू की एक चित्रमाला है, 13 चित्रों का एक संग्रह है। और इसी 13 चित्रों के संग्रह को क्या बोलते हैं? रुक्मणी हरण। क्या बोलते हैं? रुक्मणी हरण चित्रशाला, चित्रशाला। ठीक है, रुक्मणी हरण चित्रशाला जो वर्तमान में कहां पर है? वाराणसी कला भवन में रखी गई, राइट। इसके अलावा देखो माणुकू के बारे में भी आपने सुना होगा। माणुकू ने जो जयदेव का गीत गोविंद है, इस गीत गोविंद का क्या किया था? चित्रण किया था। इसके अलावा इसका एक और चित्र है, कौन सा? आंख मिचौली। आंख मिचौली ये इसका क्या है? सबसे रंगीन चित्र है। कौन सा है? इसका क्या है? रंगीन चित्र है, आंख मिचौली। अगर चैतू और माणुकू की बात करें तो ये दोनों के दोनों किसके चित्रकार थे? ये दोनों के दोनों सुदर्शन शाह के चित्रकार थे। सुदर्शन शाह के क्या थे? चित्रकार थे। बाकी देखो मौला राम के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसके कई सारे चित्र हुए हैं। दंपति है, विप्रबला नायिका है, ठीक है, और पासक सटिया है। ठीक, तो पिछले वाले पेपर में डिटेल में डिस्कस किया था हमने, राइट। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं, पौण टोटी क्या था? तो पौण टोटी क्या था? एक प्रकार का कर था। अगला प्रश्न आ जाते हैं, केदारनाथ के जो रावल पुजारी होते हैं, ठीक है, जो रावल होते हैं ये
कहाँ से संबंधित होते, कहाँ होते हैं? देखो केदारनाथ में जो पंडित पूजा करते हैं वो उत्तराखंड या गढ़वाल के नहीं होते, वो कहाँ के होते हैं? वो दक्षिण भारत के होते हैं। और दक्षिण भारत में जो ये रावल होते हैं मैसूर के कौन से ब्राह्मण होते हैं? जांगम ब्राह्मण होते हैं। कौन से? जंगम ब्राह्मण होते हैं। या किस संप्रदाय से होते हैं? मैसूर के जंगम संप्रदाय से होते हैं। ठीक है। और अगर केदारनाथ की हम बात करें तो केदारनाथ को पुराणों में क्या कहा गया है? भृगतुंग कहा गया है। क्या कहा गया है? भृगतुंग कहा गया है। भृगतुंग कहा गया है। ठीक है, भृगतुंग कहा गया है। इसके अलावा ध्यान रखना कि जो शिव जी के जो उपासक होते हैं या जो शैव धर्म प्रचारक होते हैं इनको कहा जाता है नयनार संत। ठीक है, नयनार संत, नयनार संत कहा जाता है। यानी शैव प्रचारक कौन होते हैं? नयनार संत होते हैं। और ध्यान रखना 18वीं सदी में जो केदारनाथ मंदिर था इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? तो अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। अहिल्याबाई होलकर ने कराया। अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था? इसका जीर्णोद्धार कराया था या पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नंदा राजा 2014 किस अवधि में संपन्न हुई थी? तो कब हुई थी? तो 18 अगस्त से 6 सितंबर। और नंदा देवी जो राजात यात्रा होती है वो कितने साल के बाद होती है? 12 साल के बाद होती है। इसके बाद जो नंदा देवी राजात यात्रा कब होगी? 2026 में होगी, क्योंकि लास्ट 14 में हुई थी। तो अब कब होगी? अब इसके बाद अगली जो यात्रा होगी वो कब होगी? 2026 में होगी। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, उत्तर काशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थान पे कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो एक खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। चलो जी अगला प्रश्न है, और यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन सा वाला सुमिलित नहीं है। सबसे पहले पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, तो क्या इनकी रचनाएं रूपक रहस्य गद्य सौरभ? बिल्कुल है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही होगी। सुमित्रा नंदन पंत का युगांत, युगवाणी, स्वर्णधूलि, उत्तरा, ये सारी इनकी है। हिमांशु जोशी की समय साक्षी, ठीक है, और उसके अलावा कगार की आग, तो ये भी इसकी है। भगवती चरण निर्माही, ये रति विला विष्कन्या नहीं, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। और प्रश्न के हिसाब से ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न है, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है अबोध बंधु। कौन है? अबोध बंधु बहुगुणा। कौन है? अबोध बंधु बहुगुणा है। वहीं अगर किस कौन से? अबोध बंधु बहुगुणा की। ठीक, चलो जी अगला प्रश्न 53वां प्रश्न आ जाओ। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? रुड़की में है। कहां पर है? रुड़की में। इसके अलावा रुड़की में और कौन कौन से? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा भारतीय जल संस्थान भी कहां पर है? रुड़की में। ये सारे आपको कहां पे मिल जाएंगे? रुड़की में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखो सबसे पहले हिमालय म्यूजियम, ठीक है, हिमालय म्यूजियम ये कहां पर है? ऋषिकेश में। बिल्कुल ठीक है। हिमालयन, ये हिमालय म्यूजियम है, हिमालय, तो ये कहां पर है? ऋषिकेश में। बिल्कुल ठीक है। ये हिमालयन म्यूजियम है, यहाँ पे एन आ गया, 9 आ गया, तो ये कहां पे है? उत्तरकाशी में। ये भी ठीक है। फोक कल्चर म्यूजियम, भीमताल लोक संस्कृति संग्रहालय, बिल्कुल ये भी सही है। मोलाराम संग्रहालय, ये टिहरी में नहीं है, ये कहां पर है? श्रीनगर में। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं। कौन सा? डी वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, देहरादून के किस स्थल को विकास पुरातत्व व महाभारत सर्किट थीम के आधार पे क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। तो ये लाखा मंडल को किया जा रहा है, क्योंकि लाखा मंडल जो है पौराणिक दृष्टिकोण से या महाभारत काल की दृष्टिकोण से क्या है? इंपॉर्टेंट है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पांडवों ने क्या किया था? वास किया था जौनसार वाले लाखा मंडल वाले क्षेत्र में। तो इसलिए इसको किसके? पुरातत्व और भारत महाभारत सर्किट थीम पे क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो पद्म विभूषण से सम्मानित जो व्यक्ति है इनमें ये बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्टर घनानंद पांडे को 1969 में पद्म विभूषण मिला। कब मिला? किसके क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में मिला था। ये बात बिल्कुल सही है। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म विभूषण नहीं मिला था, इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। विभूषण और भूषण में अंतर है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पर्यावरण के क्षेत्र में क्या दिया गया?
पद्म विभूषण दिया गया। भैरव दत्त पांडे को प्रशासनिक क्षेत्र में दिया गया, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी तक उत्तराखंड में पद्म विभूषण केवल और केवल 4 व्यक्तियों को मिला है। चौथा व्यक्ति कौन है? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत, और जनरल बिपिन रावत को जो पद्म विभूषण मिला है वो कब मिला? 2022 में मिला है। कब मिला था? 2022 में मिला। ठीक है, तो केवल 4 व्यक्तियों को मिला है, घनानंद पांडे को, सुंदरलाल बोगड़ा को, भैरव दत्त पांडे को और जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण मिला है। चंडी प्रसाद भट्ट को क्या मिला है? पद्म भूषण। ठीक है, तो भारत में जो सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड होता है वो कौन सा होता है? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद क्या होता है? पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर आपका पद्मश्री होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड राज्य का, ठीक है, कौन सा नगर निकाय पहले स्थान पे रहा है? तो ये बताना आपको कौन से स्थान पे रखा, कौन सा रहा है? तो ये रहा है आपको कौन सा? लाल कुआं। कौन सा रहा है? लाल कुआं। लाल कुआं देखो जो है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में ये पहले नंबर पे रहा। ठीक है, लाल कुआं, तो ये याद रखना है। आपको पता है हर साल क्या होता है? स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न, ये करंट अफेयर से संबंधित कुछ प्रश्न है। नकली दवा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन काल नेमी। ऑपरेशन कौन सा? काल नेमी चलाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में संकटग्रस्त और दुर्लभ वनस्पतियों को प्राकृतिक वास में पुनर्स्थापित करने की पहल किस राज्य के वन विभाग के द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई होगी? ऑब्वियसली बात है उत्तराखंड के बारे में पढ़े तो उत्तराखंड ही होगा। और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, और ये है हाल में ही उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार लेपोस्कोपिक विधि से हॉर्निया सर्जरी की गई? तो कहाँ पे की गई थी? पिथौरागढ़ में की गई। ठीक है, तो ये था आपके सामने उत्तराखंड का सॉल्यूशन। ठीक है, जो प्रश्न या जो चीजें नई पॉइंट है उन पॉइंट को हाईलाइट करिए। ठीक है, उन पॉइंट को दोबारा पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, और जब बार बार आप रिवीजन करोगे तब जाके धीरे धीरे क्या आएगा और बेहतरीन इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप अच्छे से पढ़ते रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।